नमस्कार। यूट्यूब के चैनल सोनांचली कार्नर पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। अब तक आप उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के समस्त भागों तथा खंड 2 के भाग 3 तक का वाचन सुन चुके हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 4 का वाचन। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओंकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओंकार बोला। अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। बिहंसी तो है वैद्य जी, लेकिन गांव नगर क्या कहेगा? बेटी मेरी है ओंकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने रख लो। घर जब सलसंत हो जाए, अर्थात शांत हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओंकार चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वर्षा मजे की होने लगी थी, किंतु ओंकार के घर में मौत की खामोशी और एक सी ठहरी हुई उदासी छाई रहती। यद्यपि गुंजा, रामू तथा बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता, रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओंकार दिन भर में केवल 2 ही बार, सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफान पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओंकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा आने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए ही चंदन खंड से घर चला आया। रसोई घर के आगे पीढ़े पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी, रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वह लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहां कब से बैठे हो? अभी आया हूं। बोले भी नहीं। रसोई कब से तैयार है, पाहुन खा गए, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो जाओ, नहा धो आओ, तो थाली परोसूं। जाता हूं, जरा सुस्ता लूं। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी, और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से, बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए न जाने कहां खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ जरूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोचता हूं गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गई। इतनी मेहनत से यह घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसे होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी, फिर तो इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगे नहीं तो यहां अकेले कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर गया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ, नहा धो आओ, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं, अभी बैठे रहो। और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो, मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूं। नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वह उठ खड़ी हुई। रसोई घर में से थाली परोस कर जब चंदन के सामने रखने लगी, तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला लो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचाने को कहा है। गुंजा कुछ नहीं बोली। एक पीढ़ा खींचकर पास में बैठकर चंदन पर पंखा झलने लगी। जब वो आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। चंदन कुछ रोब में बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, हो,
जिस आदमी को अपने खाने की सुधि नहीं रहती, वह दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था। एक बार गुंजा बिगड़ गई। क्यों रोकते हो इसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। बक, ताकते क्या हो? खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाने लगा। गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छरछराहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया। आंगन की ओरियानी दो दो गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट से बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में समाहित कर लिया। फिर न जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई थी। पानी अब भी वैसे बरस रहा था, किंतु गुंजा वो सारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन माज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर चावल दाल बीनकर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रखा। चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीजें तरतीब से लगाकर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आंखों की कोरें भर आती। चंदन चौके के खंभे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, पैर में नहीं रंगूंगी। कौन खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं? चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे। घर बंद करके चाबी किसको दूंगा? तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी। गले में हिचकी बधी। गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओंकार आ गया। यह क्या? बात क्या है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है। तुम और भी उदासी भर के जाओगी? चलो, नहीं तो बरखा बुद्धि का दिन कौन ठिकाना, पानी कब बरसने लगे। ओंकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी उठाया तो वह रोने लगा। लाचार होकर ओंकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वह लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार। निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार। ओंकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की सर्द के खंड 2 के भाग 4 का वाचन। वाचन के क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की सर्द के खंड 2 के भाग 5 का वाचन। फिर वही सोना का जल, वहीं घर की डोंगी, वहीं चंदन, वहीं गुंजा और वहीं दशरथ। इस बार केवल रामू नया था, जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंक पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओंकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लगी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बचा रह रहकर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। खरों में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन,
क्या है? इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? कुछ बोलो, बतियाओ। हमसे नहीं, गुंजा बबनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार। क्या मौनी बाबा की तरह देह साध के बैठ गए? और गुंजा बबनी, तुम तुमको तो देख के लगता है कि डूबने वाले को और डुबा दोगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो आया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वह निहारती रही। खरोह के किनारे वाली बसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा, गांव के कोने पर सोना के जल में लटका हुआ तीर पर का बौना बबूल छूटा, और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वह पूजा करने आई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाव में आए तो नाव पर उदासी और भी फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने अलाप ली। किछु दून खेले पौनी हम नैहरवा, सैया मांगे ले गवनवा बाला जोरी से। नाही मोरी लूरी ढंग, नाही मोर गहनवा बाला जोरी से। नाव बढ़ती गई। मौसम इतना सुहावना था कि थकन आई ही नहीं, किंतु आधी दूर आने के बाद चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। न चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई थी, धार तेज थी, इसलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपासक्ति आ गई। चंदन ने काट कर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। यह क्या? थोड़ी देर को उतरो। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपासक्ति को गोड़ लगा ले। गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपासक्ति के चौरा के पास चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला। चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोगिया को भावे सो बैदा फुरमावे। लाज के मारे दूसरी ओर मुंह करके गुंजा बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लगी मारते हुए बोला, हे दीपासक्ति, एक चुनरी हमरी ओर से। चंदन पंडित अहिर के बेटे का वरदान लो, पूजे मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ वह लग्गी मारने लगा। चौबे छपरा पहुंचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल, चंदन ने भतीजों को बुलाया। रामू गुंजा की गोद से चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया था। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छू चलने लगा तो निकसार के पास गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे? आना जाना मेरे बस का नहीं है गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊंगा। रामू को देखने के लिए? हाँ, ये बहाना अच्छा है। इसके आगे तो भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजा चंदन से आंखें न मिला सकी। उसने आंचल से अपना पूरा मुंह ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 का भाग 5। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 6 का वाचन। ओंकार और चंदन फिर वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा फूआ भोजन बना देती थी। दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते। कुछ खेतों की बंदोबस्ती से मालगुजारी आ जाती। जिंदगी निश्चिंत अल्हड़पन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा न था, इसलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। किंतु अब कुछ वर्षों तक पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया। कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली परती में, कभी पश्चिम की बारी।
कभी मठिया पर मड़राने लगा। अधिक मन उचटता तो करैल माटी के दूब से भरी गुलगुली खेतों के मेड़ों पर या हरी दूब से ढकी हुई कच्ची छौरी पर अकेले ही वह दूर तक टहलने निकल जाता। कभी कभी तो माल गोरू भी सजवत तक चरण में बांधे न जाते। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे, भूसा पानी डाल देंगे। ओंकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। ओंकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था। गुंजा ने रामू को गोद में से ओंकार को देना चाहा तो वो रोने लगा। ओंकार को तो वह पहचान भी ना सका। सास ने दामाद से घर का हालचाल पूछा। आगे कैसे चलेगा? आगे की बात हम क्या बतावें, आखिर घर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी। हाँ, सोचता हूं इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूं। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूंगा? वंश के नाम पर रामू है ही। चंदन की बहू आ जाएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा, और चाहिए ही क्या। अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा न थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे बोल न पाई। ओंकार बलिहार लौट आया। अब सुनिए खंड 2 के भाग 7 का वाचन। गुंजा बलिहार से लौटी तो उस पर नया रंग छा गया। हंसमुख अल्हड़ गुंजा धीरे धीरे गंभीर हो गई। घर से बहुत कम निकलती। निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलेसरी के पास, नहीं तो घर के कामों में प्रायः लगी रहती। तन मन का देवता चंदन हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा उन्हीं की छाह में बैठकर हनुमान चालीसा और एक पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती। तब कहीं गले से पानी की बूंदें उतरती। वैद्य जी के स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई। चंदन के साथ दशरथ था। गुंजा के साथ फुलेसरी थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थी। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बदले स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलेसरी ताड़ती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू किया। भेद खुल गया। तब से फुलेसरी और गुंजा एक हो गई। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज की तरह फुलेसरी के घर चली आई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही यदि दूध न मिला तो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के वश की बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहाँ बैठी है, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो रामू को कौन मनाएगा चाची? फुलेसरी की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को भी डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काय। फुलेसरी की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलेसरी की महतारी उस घर में गुंजा को डालते हुए। एक बेटी मर गई, संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। यह गई तो घाव नहीं मिटेगा। मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी। गुंजा की महतारी, अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोलकर ना ही कर दो। मैं फुलेसरी के लिए उसके बाप को भेजूं क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, अब आपस की बात है, इसलिए पहले ही पूछ लिया कि हम में तुम में भेद न पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमें 2-4 दिन में बता दो। गोल मटोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आई। किंतु उनके कान खड़े हो गए। इधर उधर की तमाम बातें वह सोचने लगी। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुंच ही गए। पलानी में ओंकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओंकार ने फिर चंदन का ब्याह कर लेने को कहकर टाल दिया। देखो ओंकार, मैंने दुनिया देखी है। चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी जरूरत 40 साल के बाद पड़ती है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या हुई है? ले देकर 27-28 की इस जिंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगी वैद्य जी। एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे।
मायभा अर्थात सौतेली माँ लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए वो अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंभे की टेक दे दूसरी चारपाई पर बैठे हुए चंदन की ओर वैद्य जी देखकर बोले, क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पीतम्बर मिश्र हैं, पढ़े लिखे बीए पास, बिहार में कहीं हेडमास्टर हैं। देखा ही होगा, सिर के बाल एकदम सफेद, कमर समलवाई से झुक गई है। जब कोई पूछने वाला न आया तो लड़की खरीद कर ब्याह किया है। क्या जरूरत थी उनको ब्याह करने की? दो दो ब्याही हुई सयानी लड़कियां थी, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा। पियरी पहन माथे पर आल अगोछी लेकर चले तो जैसे अंगोछी बिरा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हर्ज है? एक से एक लोग आते हैं, उनके मुंह खोलने की देर है। हाँ तो करें, फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटान देखिए। और जब तक यह ब्याह नहीं करेंगे मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन न जाने कैसे यह सब बोल गया। चंदन की बातें ओंकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओंकार, अब क्या कहते हो? ओंकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो, बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं, ओंकार को राजी करो। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं कोई अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओंकार ने हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, कहो तो कहूं? वैद्य जी बोले, कहिए। रामू का मुंह देखते हुए सोचता हूं कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद चल ना सके। मायभा अर्थात सौतेली माँ मायभा ही है। रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है। तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। गुंजा से ब्याह की बात ओंकार ने कभी ना सोची थी। वह चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले, बूढ़े बाप की है आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है, अब अधिक घुमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूं। जीते जी यदि वह भार उतर गया तो सुख से मर सकूंगा। दीनता से वैद्य जी ने ओंकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह ऊपर से नीचे तक झुंझुना रही थी। वह पालनी में खंभे के सहारे पीठ टेके फटी आंखों से वैद्य जी को देख रहा था। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ आया था। वह पसीने पसीने हो गया था। बोलो ओंकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़े हुए ही पूछा। ओंकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा, चंदन, तुम्हारी क्या राय है? देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। चंदन निर्जीव होकर चित्त गिर गया। गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से सट गई। किंतु एक बार देह की सारी शक्ति बटोरकर सिर के ऊपर के बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़ पैर के अंगूठे से पाटी का बार इधर उधर करता हुआ बोला, इसमें हमसे क्या पूछना है? जैसा तुम्हारा मन हो, कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या कहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना हानि लाभ समझता है। और वैद्य जी साथ में लिए अपना पतरा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए वैद्य जी, ओंकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, सोचने की बात भी क्या होगी, जो हो गया सो हो गया। चंदन टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह का दिन पत्रा देकर तय कर दिया। पतली पीली कमानी वाला चश्मा तेल मेल से काली पड़ गई खोल में रखकर अपने 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे किनारे चारों ओर मेड़ की तरह बचे हुए सफेद बालों दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले, किसी प्रकार की तूल परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है। ओंकार, जैसा देश वैसा वेश बनाना चाहिए। दिखावे के लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूंक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया सो तुम्हारा है ही। अब तो यहाँ वहां दोनों जगह के तुम ही हो। तिलक में गिने गिनाए 5 आदमी आएंगे, सो बारात में भी 10 5 के साथ आ जाना,
समझे? उसके बाद वैद्य जी ने अपने मिर्जई के बंद बांधे, कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहन बगल हो बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूंगा। राह में एक दो रोगी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा। क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है। वैद्य जी ठठाकर हंसे। अबे नादान हो बेटा, रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहां से करूंगा? दुनिया का काम कभी रुकता है? मरना जीना तो लगा ही रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते न रहें तो फिर आफत हो जाए, समझे? चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी में बधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रख वैद्य जी घोड़ी पर सवार हो गए। ओंकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? विवाह तय करने। विवाह तय करने आए थे तो मुंह काहे को लटकाए बैठे हो? भैया का विवाह तय करने आए थे। भैया का विवाह तय करने? किससे? दशरथ अचरज में बोला, अपनी बेटी से। बेटी से? गुंजा से? हाँ रे बैकल, हाँ गुंजा से ही। भैया ने क्या कहा? क्या कहा? तय हो गया। 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दिलगी मत करो चंदन, सही बताओ। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक अहिर बैकल ही रहते हैं। बैकल मैं नहीं हूं, तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया, एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उतर जाती? आने दो ओंकार भैया को, मैं कहूंगा। यह एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लो। चुप रह दशरथ। चंदन की कुंडली में बियाह नहीं लिखा है। हो रहा है सो होने दो। भैया ने खुद नहीं सोचा तो तेरे मेरे कहने की अब जरूरत नहीं रही। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के विवाह में मेरी मदद कर। हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुंह सी लेते हो तो गुंजा बबनी का कौन जोर चलेगा? मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। नहीं दशरथ, कोई फायदा नहीं। अब जो होता है सो होने दो। जब भैया ने नहीं सोचा तो। कहते कहते चंदन उदास हो आया। सुनी आंखों से सिवान की तरफ देखता रहा। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 7 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 8 का वाचन। वैद्य जी चौबे छपरा पहुंचे। आंगन में गुंजा बैठकर थाली में दाल रखे बीन रही थी। रामू उसे पकड़कर घुटनों के सहारे खड़ा होकर थाली में हाथ डालकर दाल छींटने की कोशिश कर रहा था। गुंजा बार बार उसे बिठाकर अलग कर देती, किंतु वह मानता ही न था। वैद्य जी आंगन में खाट पर बैठकर मिर्जई उतार रहे थे। गुंजा की मां बगल में खड़ी हो कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। बलिहार से आ रहा हूं, वैद्य जी ने पत्नी को मिर्जई पकड़ाते हुए कहा। गुंजा जा रही थी कि अनायास ही महतारी की बगल में ठिठक गई। क्या हुआ? वैद्य जी की स्त्री ने पूछा। गुंजा का ब्याह तय हो गया। आज के 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दरवाजे की राह पवन का एक हल्का सा झोंका आया और गुंजा की सारी देह लहरा गई। बाबू पानी लाऊं? हाँ बेटी ला, पहले रगड़ के पैर धो दे। बड़ी प्रसन्नता और उमंग से गुंजा फूल की थाली में पानी भरकर बाप के पैर धोने लगी। गुंजा की किस्मत बड़ी तेज है, इसके लिए हाथ लगाओ तो अनहोनी हो जाती है। गुंजा का जी हुआ बाप के पैर गोद में रखकर आंखों से छुआ ले। बड़े मन से मल मल कर घुटने से नीचे का पैर धो, एक एक अंगुलियां बजाकर अपने आंचल से दोनों गीले पैर पोंछ दिए। गुंजा खुशी से उठकर दाल बिनने लगी। बहुत कम दिनों का मौका मिला। क्या करना है? बेचारे को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं है। जितनी जल्दी सुना घर भर जाए अच्छा है। दान दहेज के लिए कुछ मुंह खोला? गुंजा की मां ने पूछा। नहीं जी, ओंकार का स्वभाव जानती नहीं हो। अपने ब्याह में कभी मुंह खोला था? वैद्य जी उठ गए। गुंजा अपनी सखियों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मन ही मन उसने दीपा सत्ती को 5 बार शीश नवाया। रह रहकर चंदन आंखों के सामने नाचने लगा। उसकी भरी हुई गोरी दोहरी देह, सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें,
चौड़े ललाट वाले सिर पर मोर पहने सामने आ खड़ी हुई गुंजा घूंघट निकाल उसके बगल में झुक गई। आंगन में मड़वा छा गया। शहनाई के स्वर से घर आंगन गूंजने लगे। गुंजा सुहागिन हो गई। पीढ़े पर बैठ चावल चलाती हुई गुंजा झटके से उठी और घर में जा ताक पर के शीशे में अपना मुंह देख आई। भाई के ब्याह में चंदन तन मन से जुट गया। चेहरे पर कहीं कोई सिकन, कहीं कोई उदासी नहीं। अड़ोस पड़ोस के गांवों में खुद जाकर घोड़े हाथी रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों को बारात करने के लिए न्योता दे आया। रामगढ़ के नूर मियाँ का 51 चोप वाला बड़ा समियाना जो बड़ी बारातों में जाता था, 11 गैस और 125 रुपए का नाच बाजा भाड़े पर तय कराया। ओंकार को खबर मिली तो उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो चंदन? कर क्या रहा हूं, तुम्हारे ब्याह की तैयारी। खर्च वर्च का ख्याल है? खर्च वर्च की चिंता तुम मत करो भैया, तुम्हारे ब्याह का भार मुझ पर है। ओंकार चुप लगा गया। भत्तवान क्या हुई, बलिहार में आलू चीनी का भात गमक उठा। जिनसे खान पान भयविधि थी, जिनसे नहीं थी, सबके घर चंदन ने खाने का न्योता भेजा। ओंकार के खंड से लगभग 300 आदमी गाजे बाजे, घोड़े हाथी और ऊंट के साथ सजकर बारात में चले तो लोग देखते ही रहे। बाजे के स्वरों ने बलिहार में एक कोलाहल पैदा कर दिया। कच्ची छौरी की धूल उड़ती हुई पीछे छुड़ती गई। बारात अपनी उमंग में चौबे छपरा बढ़ती गई। घंटे डेढ़ घंटे की राह देखते देखते बारात चौबे छपरा के बाहर पहुंचकर रुक गई। लगभग 20 घोड़े, 7 हाथी और 10 ऊँटों से अगवानी करने आए हुए लोग और बारातियों के बीच की जगह में गांव के बाहर घुड़दौड़ होने लगी। इतने घोड़े हाथी तो बिरले धनी मनी लोगों की बारात में जुड़ते हैं। पालकी में ओंकार था और घूम घूम कर दौड़ प्रबंध करने वाला चंदन था। रूपा की भी ऐसी बारात नहीं आई थी। गांव के लोग धन्य धन्य करने लगे। गुंजा के भाग्य की सराहना होने लगी। द्वार पूजा के बाद महफिल सजी। 11 बड़े बड़े हुड़वाले गैसों ने 51 चोप वाले तंबू के भीतर बाहर चकाचौंध कर दिया। नाच इतना नामी था कि जवार के नच देखुआ टूट पड़े थे। 400-500 आदमियों से सामियाना घिर गया। ब्याह के लिए वर की बुलाहट हुई। आगे ओंकार, पीछे नाव, पंडित और चंदन आए। वहीं घर, वहीं दालान, वहीं आंगन। चंदन ही दूसरा हो गया था। दालान में घुसते ही चंदन को जैसे झटका लगा। चलते चलते उसने पल भर को आंखें मूंद ली। उस पल भर में ही बिजली कौधने भर सा मन का प्रवाह कहां से कहां लौटा लाया। चंदन ने अपने को संभाल लिया। आंगन में पहुंचा तो मड़वे में औरतें गाने लगी, कहीं तू तो ये बेटी छत्तर छवैती, नाही त तनैती हार हो। कहितत तू ये बेटी सूरज अलोपति, सुंदर बदन न कुम्हलाई हो। काहे के हे बाबा छत्तर छवैबा, काहे के तनाई वो हार हो। आजू के दिन बाबा तहरे मड़ुआ, बिहने सुन्नर बरसात हो। ब्याह की एक एक रस्म अनझिपी आंखों से चंदन देखता रहा। गृहस्थी, पूजा, हवन इत्यादि के बाद पुरोहित ने कहा कि अब वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करे। पर्दे की ओट में झुककर बैठी हुई गुंजा की ओर जब ओंकार बढ़ा तो चंदन की आंखें पथरा गई। ब्याह के बाद भी वह वैसे ही बैठा रहा। पुरोहित और नाऊ ने पूछा कि वह बैठेगा या चलेगा। तब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। झटके से वह उठकर चलने लगा तो मड़वे के बाद से ठोकर लग गई। दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकल आया। पैर से खून बह चला। चंदन वहीं बैठ गया। पानी से पैर धोया गया, पट्टी बांधी गई। चंदन को रुकने के लिए कहा गया किंतु वह रुका नहीं। वैसे ही लंगड़ाते हुए सामियाने में चला आया। यहां पहुंचा ही था कि पीछे से साहबाले की जगह उसकी कोहबर पूजने की बुलाहट हुई। तो चौबे छपरा के हजाम से मुस्कुराते हुए चंदन बोला, अब मैं साहबाले लायक हूं नाऊ ठाकुर। नाऊ हंसने लगा। कोहबर की रस्म तो पूरी करनी ही है बबुआ। वह तो एक बार कर चुका हूं ठाकुर। भैया की सास से कहना अब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। देखते ही हो पैर से चला भी नहीं जाता। और नाऊ वापस लौट गया।
मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 8 का वाचन, और यहीं पर उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 का वाचन पूर्ण हुआ। वाचन के अगले क्रम में आप खंड 3 और खंड 4 को सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।